क्योंकि इस देश में बेरोजगारों का फौज है और हम सभी लोग कहते रहते हैं कि बेरोजगारी कैसे दूर करें। सरकार सरकारी नौकरी दे दे, यही एक विकल्प है। ये भारत का सबसे बड़ा भ्रम है और यही अभिशाप प्राप्त हुआ है 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट का। 1835 में जो इंडियन एजुकेशन एक्ट आया है, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे नौकरशाहों की जरूरत थी, वो भी लोअर लैडर के नौकरशाहों की जरूरत थी, कम वेतन वाले, जो शक्ल सूरत से तो भारतीय हों लेकिन उनके विचार पूर्णतः अंग्रेजियत से भरे हुए हो और वो सिर्फ नौकरी करने को ही अपना सम्मान समझने लगते हो। और उसमें और रीइंफोर्स कर दिया हमारी नौकरशाही के भ्रष्टाचार ने। भ्रष्टाचार ने ही सरकारी नौकरी की ओर, जो 1835 की साजिश थी, उसने उसको और पुख्ता कर दिया। तो लोग अंध दौड़ है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। कोई भी सरकार कितनी भी नौकरी दे दे, क्यों नौकरी देगी और कितनी नौकरी देगी? हर साल 140 करोड़ का देश है, आप देखेंगे तो 18 साल पार करने वाला हर साल 2.5 करोड़ युवा तैयार हो रहे हैं। सरकार बहुत नौकरी दे सकती है, 100% भर्ती करे तो भी पूरे देश में अधिक से अधिक 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकती है। शेष 2 करोड़ 40 लाख लोग क्या करेंगे? तो 2 करोड़ 40 लाख लोगों को हमें 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट की प्रेत छाया से बाहर निकालना होगा। और वो प्रेत छाया यही है कि नौकरी नहीं, नेतृत्व होना चाहिए। और नेतृत्व का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी होना नहीं है। अगर आप एक विद्यालय चलाते हैं और एक संस्था चलाते हैं तो आप नेतृत्व कर रहे हैं। समाज के विभिन्न आयामों में जो आप लीडरशिप दे रहे हैं वो नेतृत्व है। वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सोशल लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, इकोनॉमिक लीडरशिप। तो हमें वो लीडर बनाना होगा हर फील्ड में। भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहा है। मैं उस बात का जिक्र इसलिए किया था कि 1835 की जो दुर्दशा है, और उसने एक दुर्दशा तो ये की, हमें नौकरी परक बना दिया, हमें नौकरी के प्रति गौरव प्रदान करने की भ्रांत धारणा पैदा कर दी। दूसरी बहुत बड़ी गलती क्या किया उसने, गौर से सुनिएगा। अब आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैं अपने कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको प्रश्न करना ही ना पड़े, आपको मेरी वार्ता के दौरान ही उसका उत्तर स्वतः मिल जाए, क्योंकि आपके मन में जितने प्रश्न हैं मुझे पता है। पहला प्रश्न ये होता है कि जब पूर्व में ही इतने बोर्ड हैं, एक नए बोर्ड की जरूरत क्या है? एक प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि अगर भारत सरकार को एक बोर्ड बनाना ही था कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय का, तो सीबीएसई में ही क्यों नहीं कर दिया? नए बोर्ड की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न ये भी आता है लोगों के मस्तिष्क में कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं हम, तो कहीं जो वर्तमान भारत दिख रहा है तमाम विकृतियों में उलझा हुआ, मैं बहुत ही बेबाकी से परिवार में बात कर रहा हूँ, विकृतियों से उलझा हुआ, कहीं जातियों में उलझा हुआ, कहीं स्त्रियों के अपमान को एक दर्शन के रूप में जीता हुआ, कहीं लोगों का प्रति एक ह्यूमन डिग्निटी को सम्मान न देने की प्रवृत्ति में जूझता हुआ। और जो लोग हुनरमंद थे, शिल्प के लोग थे, उनको सामाजिक संस्तरण में, सोशल हायरार्की में नीचे खिसका देना, जिससे कि पूरे देश में श्रम के प्रति सम्मान की परंपरा ही समाप्त हो गई, कौशल और दक्षता के प्रति सम्मान ही समाप्त हो गया। इन विकृतियों से युक्त जो एक समाज दिखता है प्रत्यक्षतः,
लोगों के दिमाग में आता है कि क्या ऐसा ही ज्ञान परंपरा भारतीय शिक्षा बोर्ड बढ़ाना चाहती है क्या? और विशेषता मैं स्पष्ट बात करूंगा, लुकाछिपी की बात नहीं करता। मुख्यतः जो लोग हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं, सोचते हैं, उनके मन में प्रश्न आते हैं कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर कहीं हमें पुनः इस कास्ट हायरार्की का रीइंफोर्समेंट करने के लिए तो नहीं बोर्ड बना है। ये भी कभी कभी उठाते हैं सवाल, क्योंकि मेरे देश में मैं भ्रमण करता रहता हूँ, आसाम से लेके तमिलनाडु से कश्मीर तक भ्रमण किया हूँ मैं, और 120 जगहों पर 200, 250, 500 विद्यालय प्रबंधकों से, समुदायों से संपर्क किया हूँ, संवाद किया हूँ। ये भी प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या सिर्फ पुरोहितवाद तक सीमित है क्या? मंत्रों तक, पूजा पद्धति तक? तो क्या कहीं हमें सिर्फ पुजारी और पुरोहित बनाने की परंपरा तो नहीं होगी? कभी ये भी सवाल आता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, पूज्य स्वामी रामदेव इसमें मार्गदर्शक हैं, तो उनके सारे पक्षों को नजरअंदाज करते हुए लोग ये प्रश्न उठाने लगते हैं कहीं सन्यासी बनाने का तो नहीं बोर्ड है? कुछ ऐसे लोग भी हैं, सवाल उठाते हैं कि साहब इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा पढ़ा दोगे एक बच्चा सन्यासी हो जाएगा, गृहस्थ नहीं रहेगा? कुछ लोगों के मन में एक और बड़ा प्रश्न आता है कि क्या ये बोर्ड किसी एक पंथ का, धर्म का बोर्ड है क्या? क्या इसमें पूरे भारत के सारी विश्वास पद्धतियों के लोग पढ़ सकते हैं, या हम उस ज्ञान परंपरा की बात करके एक समाज को कहीं हम एक्सक्लूजन का शिकार तो नहीं बना देंगे? एक्सक्लूजन समझ, सोशल साइंस का एक शब्द है। ये प्रश्न आते होंगे, आपके मन में भी होंगे। बहुत सारे लोग इस प्रश्नों से खुश भी होते हैं और कुछ परेशान भी होते हैं। कह रहे भारतीय शिक्षा बोर्ड हिंदू धर्म का बोर्ड है, तो कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं, और कुछ लोग लगता है जो चिंतक हैं या जो जिनको इस हिंदुइज्म का जो दिखता है चरित्र समाज में मूर्त रूप में, क्रूएल कास्टिज्म, क्रूर जातिवाद, जहां पर एक सामाजिक सम्मान न करने की परंपरा, फिर दोहरा रहा हूं, उन्हें लगता है कि कहीं अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है कुछ समुदायों का, अभी भी, इतने कानून के बाद भी। तो लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोर्ड कुछ ऐसा पढ़ाएगा कि जिससे कि फिर उसी का रीइंफोर्स करेंगे जो हमें विजुअल दिख रहा है? ये भी सवाल आते हैं। हो सकता है आप जितने लोग बैठे हो उनके मन में ना हो, लेकिन 140 करोड़ में से लगभग 60% लोगों के दिमाग में प्रश्न भी आता है, तो हमें उसको भी एड्रेस करना है, ताकि आपके माध्यम से एड्रेस करना है। एक दिमाग में भी प्रश्न आता है कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड को बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो भाई ये अनिल शर्मा जी आपके कहने बोर्ड से तो जुड़ रहा हूं, कल को कांग्रेस सरकार आ गई तो क्या होगा? मामला बोर्ड का लीगैलिटी ना समाप्त हो जाए, है ना प्रश्न दिमाग में? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, कह तो रहा हूं ये प्रश्न दिमाग में है, आपके दिमाग में है, असलियत नहीं है। कह तो रहा हूं मैं, वही दिमाग में है लोगों। मैं इसीलिए तो पहले प्रश्न ही चिन्हित कर ले रहा हूं ताकि आपका समय बचे। जिनके जिनके दिमाग में प्रश्न होंगे वो समझ लें कि आपका प्रश्न मुझे कैसे मालूम हो गया। पता है मुझे कि आपके मन में यही सब प्रश्न होंगे। आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि भाई अभी तो विद्यालय कम है, तो परीक्षा कहाँ होगी इसकी? बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, सेंटर कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे मिलेगा? ये भी प्रश्न होता है किसी बोर्ड के संचालन। बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं कोई प्रश्न आपका कोई इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक नहीं है, सब प्रासंगिक प्रश्न है। और सबसे अंतिम जो बहुत ही प्रभावी प्रश्न होता है कि हम सभी लोग आदतन यथास्थितवादी होते हैं, स्टेटस कोइज्म।
अरे यार जो चल रहा है ठीक तो चल रहा है, कहाँ बवाल मोल लेना है, क्या बुरा है इसमें, पढ़ा तो रहे हैं, स्कूल तो चल ही रहा है, कौन सा इससे बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, छोड़ो ना। ये एक समाज में बहुत बड़ा तबका होता है जो इसी तरह की बात करता है, और वो हर परिवर्तन का प्रतिरोध होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, ये भी उनका दोष नहीं है। हम इनहेरेंट रखते हैं प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज, whether the change is constructive or destructive, irrespective of this concept, we resist any change. हम किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। आप बीमार हो तब भी अगर हम कहें कि योग प्राणायाम करो और सुबह सो के उठते रहते हो 7 बजे, कहोगे क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ चल के दवा ले लेंगे, सोने दो ना, क्या जरूरत है परिवर्तन करने की। गिनाएंगे गलतियां, खामियां गिलाते रहेंगे शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन कोई बदलने की बात करेंगे तो कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, चलने दो ना। ये था स्थितवाद, फिलॉसफी ऑफ स्टेटस कोइज्म। ये सारे प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको बहुत ही थोड़े में कुछ का जवाब दे रहा हूं, उसी जवाबों में हो सकता है कुछ आपके समाधान होगा, इसके बाद भी बचा रहेगा तो हम उपलब्ध हैं आपकी बात करने के लिए। और आपका कोई ऐसा सुझाव होगा जो आपके प्रश्नों का समाधान मेरे पास नहीं होगा, हो सकता है प्रश्नकर्ता के दिमाग में हो, तो उससे भी उत्तर लेकर के हम अपने को सुधारने की कोशिश करें। कोई सर्वज्ञाता नहीं है, और जिसके मन में प्रश्न है तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये कहती है कि उसके पास समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रश्न है तो आपके पास समाधान का भी तो प्रारूप कुछ होगा ना, कि आपको हम कैसे समाधानित करेंगे, क्या हम कहेंगे कि आप मानेंगे। तो इसका मतलब आपके मन में एक प्रारूप है, यह है समाधान उसका। इसी को कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्पोजिशन, जो एनसीएफ कहता है कि समस्या उठाने के लिए नहीं, चुनौतियों का सामना करने के लिए वैकल्पिक समाधान देने की प्रवृत्ति और स्वभाव बच्चों में होना चाहिए, एनसीएफ कहता है। अब ये बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? 1835 के एक्ट की बात लोग गाली तो खूब देते रहते हैं, मकाले मकाले, जहां देखो मकाले मकाले, हम भी सुन रहे हैं आज 65 सालों से। लेकिन मकाले क्या कर गया? 5 मिनट बता रहा हूं। आप सभी लोग शिक्षा के लोग हैं। करिकुलम के कितने पार्ट होते हैं मुख्य रूप से? पहला तो करिकुलम है, पाठ्यक्रम, दूसरा है उसकी पाठ्यचर्या, सिलेबस, तीसरा है उसका पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, चौथा है उसका पेडागोजिकल अप्रोच, साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग। इसके बाद है आपका असेसमेंट, परीक्षा जो होती है, मूल्यांकन, और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वो भी है जो भी श्रवण ने बात की थी, विद्यालयी संस्कृति एवं पर्यावरण। ये घटक हैं किसी भी शिक्षा व्यवस्था के। मैकाले के एजुकेशन ने इस 6 पर कुठाराघात किया। उसने सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, असेसमेंट, सबको इस तरह से ताना बाना बुन दिया कि पढ़ने वाले लोगों के अंदर 2 तरह की प्रवृत्ति हो, एक तो सिर्फ नौकरी को सम्मान दे, और दूसरा अपने भारत की संस्कृति के प्रति उनके अंदर हीन भावना आ जाए, उनके अंदर ये पिरो दो कूट कूट कर कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, भारत में विभिन्न समुदाय जातियों के लोग रहे, यहाँ के मौलिक कोई नहीं है, कोई स्टेपी रीजन से आया आर्य, तो कोई कैस्पियन सागर से आया द्रविडियन, तो कोई अल्पाइन पर्वत से आया अस्ट्राइट्स, तो कोई अफ्रीका इथोपिया से आया निग्रो। भारत में कोई था ही नहीं, सब बाहर के लोग आए, अलग अलग भाषाएं हैं तो भाषाओं का भी विभेद पैदा कर दिया, समुदाय की प्रजातियों का एंथ्रोपोलॉजिकली भी डिवीजन कर दिया, लिंग्विस्टिक डिवीजन भी कर दिया, और फिलोसॉफिकल डिवीजन भी कर दिया।
उन्होंने ये कहा कि भारत में तो वेदों, उपनिषदों, बुद्ध और जैन धर्म में भयंकर विरोध है। बुद्ध धर्म वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध खड़ा हो गया। बड़े बड़े शोध कराया उन्होंने जानबूझ करके, साजिशन यूरोपियन वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिकों। आपने नाम सुना होगा, ग्रेयरसन ने भाषा पर शोध करके ये कहा कि भारत में इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, और उस पर सिद्ध करने की कोशिश किया कि ये देश लगभग 4900 भाषाओं में बटा हुआ विभक्त राष्ट्र है। कभी राष्ट्र रहा ही नहीं। रिसले साहब से रिसर्च कराया उन्होंने, और रिसले साहब ने कहा कि साहब ये भारत में तो एंथ्रोपोलॉजिकल, नृवंशीय विज्ञान के तहत अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसमें 9 तरह के मूलतः क्लासिफिकेशन मिलते हैं, प्रजातियां मिलती हैं, 9 तरह की। किस आधार पर किया उन्होंने? कोई जीन्स की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं किया साइंस में। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, और मात्र सूचना के लिए बता रहा हूं कि मैं मूलतः फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो मैं किसी चीज को जब पढ़ता हूं तो फिजिक्स के एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही उसके कोर इसेंस को पकड़ने की कोशिश करता हूं। तो मैंने उनके रिसले की किताब पढ़ी। उन्होंने 9 प्रजातियां कैसे बताई? नाक कैसी है, आंख कैसी है, माथा कितना चौड़ा है, भुजाएं कैसी हैं, कंधा कैसा है, लंबाई कैसी है, रंग कैसा है। इसके आधार पर 9 प्रजाति बता दी। और मैं अगर डिटेल जाऊंगा तो बहुत विस्तार से बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर उनकी प्रजातियों को हम बताएं तो जितने लोग यहां बैठे हैं ना, हम लोग भाई बहन, सभी लोग भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं। आप सगे भाई भी भिन्न प्रजाति के हैं, पिता पुत्र भी भिन्न प्रजाति हो जाएगा। हो सकता है माथा एक का छोटा हो गया हो सकता है एक की नाक नाना की ओर से थोड़ी चपटी हो गई हो, जीन्स के आधार। और जब यही शोध वर्तमान में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 1990 में डॉक्टर लालजी सिंह माइक्रोबायोलॉजी और जीनोम सीक्वेंसिंग के एक्सपर्ट के रूप में हैदराबाद की माइक्रोबायोलॉजी के लैब में करते हैं, और इस देश के 5 लाख पूरे देश के सैंपल लेकर के जब वो जीनोम सीक्वेंसिंग से निकालते हैं तो रिसले की धारणा पूरी खंडित हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि इस देश में 95% लोगों के जीन्स एक ही प्रजाति के हैं। तीसरा उन्होंने क्या किया, एक किताब है जो इतिहास पढ़े होंगे लोग, जेम्स मिल साहब की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में वो जेम्स मिल साहब कभी भारत नहीं आए। कितने बहादुर आदमी थे, कितने विद्वान थे कि भारत नहीं आए, और भारत के लिए सबसे समर्थ पुस्तक उन्हीं की मानते रहे हम लोग 180 सालों तक। और उन्होंने ही सब बवाल लिख दिया कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया, द्रविड़ों को खदेड़ दिया, वो विंध्याचल के उस पार चले गए भाग करके। उन्होंने ही लिखा कि जो ट्राइबल्स हैं, इथोपिया से आए हुए निग्रोज हैं, और आस्ट्राइट्स हैं जो आए हुए अल्पाइन पर्वत से हैं, बेबीलोन के पास के। ये कह करके उन्होंने पूरी की पूरी हमारा जो इंटेलेक्चुअल खेमा था ना इस देश का, उसमें एक विश्व वमन कर दिया, और लोग अपने अपने झंडे लेकर खड़े हो गए इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, बौद्धिक होने के लिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग आचार्य चाणक्य की तरह अखंड भारत के निर्माण के लिए नहीं किया। खंड खंड में भारत को देखने के लिए पूरी विद्वत्ता को झोंक दिया लोगों ने, और स्कूल एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की किताबों में यही प्रेतात्माएं हमारे पूरे ज्ञान का पीछा करती रही, और अभी भी पीछा करती आ रही हैं। तो ये क्या हमें इनसे बाहर नहीं निकलना है? सिर्फ ये नहीं है कि मैकाले ने नौकरी की बात कर दी सिर्फ, या मैकाले कोई अंग्रेज था इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, नहीं। उसने हमारे करिकुलम को, हमारे सिलेबस को, हमारे टेक्स्ट बुक के कंटेंट को, हमारे टेक्स्ट बुक के कंटेंट के पेडागोजिकल अप्रोच को और असेसमेंट की विधा को ही नौकरी परकता के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को, हमारे भारतीय संस्कृति में गौरव को, हमारे तार्किक रूप से सोचने के प्रामाणिक सांस्कृतिक यात्रा पर ही कुठाराघात कर दिया।
क्या उसे बाहर नहीं निकलना है? क्या वहीं पड़े रहना है? अगर वहीं पड़े रहना है तो सारे बोर्ड ठीक है। इसलिए आप कहोगे कि वो क्यों नहीं परिवर्तन कर रहे हैं? वो उसी तरह परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि जैसे अभी कोई आपके दादा हों 80-90 साल के और उनसे कहो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाओ, तो आपके दादा कहे ले जाओ अपना खिलौना अपने पास, बहुत तमाशा, मैं इतनी जिंदगी जिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तुमसे खराब हूं क्या? मैंने कौन सी खराब जिंदगी जी? तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक व्यक्ति का एक कंडीशनिंग मानस होता है, एक चेतना एक कंडीशनड होती है, उसी तरह से संस्थाओं का भी मानस होता है, इंस्टीट्यूशनल मानस होता है, इंस्टीट्यूशनल माइंड होता है। उसमें छोटे मोटे परिवर्तन तो हो सकते हैं। दादाजी मोबाइल तो यूज कर लेंगे, अच्छा लाओ बेटा बात करना मजबूरी है, बात करा दो, हो सकता है मोबाइल मिला भी लें, इतना परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन आप कहो जरा प्रोग्रामिंग कर दो तो कहेंगे छोड़ो, कितनी जिंदगी बची है, मेरी क्या जरूरत है, चल तो रही है जिंदगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जो आईसीएससी है वो कब बना? 19वीं शताब्दी का बोर्ड है, स्वतंत्रता के पहले का बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड बना, ये स्वतंत्रता के पहले का जन्म है उसका, 1928 का। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि वही भारत सरकार से सृजित नहीं है, भारत सरकार द्वारा एडॉप्टेड है, गोद लिया हुआ बच्चा है सीबीएसई भारत सरकार का, भारत सरकार का पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है वो। ये बहुत ही मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूं, पढ़ लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भौतिक विज्ञान और गणित का विद्यार्थी हूं। मैं कोई अप्रामाणिक बात किसी भी आंदोलन की दृष्टि से नहीं करता हूं। अब ऐतिहासिक पढ़ लीजिएगा, 1921 में बोर्ड बनता है अजमेर में, 1928 में संयुक्त प्रांत का बोर्ड टूटता है, यूपी बोर्ड बनता है माध्यमिक बोर्ड, और एक टूट करके फिर 1928 में सीबीएसई बनता है। और इसके बाद 60s में जब पहली बार केंद्र सरकार ने इस बोर्ड को, चूंकि केंद्र सरकार का अपना कोई बोर्ड नहीं था, तो कुछ अपने विद्यालयों को, केंद्रीय विद्यालयों को जो आर्मी और सेंट्रल एम्प्लॉइज के लिए था, उसके लिए इस बोर्ड को अलाउ कर दिया। 80s में नवोदय विद्यालय जो खोला, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालयों को भी फिर उन्होंने, चूंकि केंद्रीय विद्यालय चला रहे थे, इनको दे दिया। 1995 तक सारे पदाधिकारी सीबीएसई के, सोसाइटी सीबीएसई के होते थे, सरकार का कोई दखल नहीं था। उसके बाद से सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी भारत सरकार के अपॉइंट होते हैं, शेष अभी भी सीबीएसई के, अपनी सोसाइटी के ही कर्मचारी सीबीएसई में भी हैं। और अगर कानूनी तौर पर देखोगे तो भारत सरकार भले ही स्पॉन्सरिंग बॉडी पतंजलि योगपीठ को दिया है, ठीक उल्टा यू टर्न है, लेकिन इसको पैदा किया है भारत सरकार। तो इसलिए यह भ्रम क्यों है कि सरकार बदल जाएगी? अरे सरकार किसी पार्टी की होती है क्या? इस तरह तो संविधान भी बनाया कांग्रेस के जमाने में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या संविधान बदल दिया क्या? सीबीएसई को स्वीकार भी किया कांग्रेस सरकार ने, 60s में नेहरू जी ने स्वीकार किया, 80s में राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया, और धीरे धीरे नरसिम्हा राव ने उसको एक थोड़ा वैधानिक और रूप दे दिया। अभी भी कोई लिखित नोटिफिकेशन आप ढूंढ के दिखा देना मुझे जिसमें लिखा हो कि सीबीएसई भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। अब जब पहली बार 2023 में 3 फरवरी को जब हमारे बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया कि लोगों को भ्रम हो रहा है कि ये बोर्ड पतंजलि योगपीठ का प्राइवेट बोर्ड है, इसलिए आपके वेबसाइट पर स्पष्टता होना चाहिए कि कौन कौन से भारत सरकार के मान्य सृजित बोर्ड हैं, तब उन्होंने 3 फरवरी 2023 को, वेबसाइट देखिएगा 3 फरवरी 2023 का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसमें देखिएगा तो सीबीएसई, एनआईओएस और भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड के रूप में वेबसाइट पर एग्जिबिट है।